जय श्री राम। तो बच्चों, आज हम लोग 12वीं फिजिक्स अध्याय 3 विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 8 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग केवल पढ़ेंगे सेलों का संयोजन। केवल सेलों का संयोजन पढ़ेंगे। ठीक है। क्या होता है, एक से ज्यादा सेलों को संयोजित करके बैटरी बनाई जाती है। हमने लेक्चर नंबर 7 में आपको बताया था ना कि सेल को दो इलेक्ट्रोडों के द्वारा परिपथ में प्रदर्शित किया जाता है, और अगर दो से ज्यादा इलेक्ट्रोड्स हैं, 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 इस प्रकार से बैटरी को प्रदर्शित करते हैं। यानी बैटरी क्या है? एक से ज्यादा सेलों का संयोजन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग सेलों का संयोजन पढ़ेंगे। अब बात आती है सेलों का संयोजन, यानी एक से ज्यादा सेलों को संयोजित करना है। ऐसा क्यों करेंगे हम? क्योंकि सेलों को संयोजन से बच्चों हमें उच्च विभवांतर और प्रबल धारा प्राप्त होती है। उच्च विभवांतर और प्रबल धारा प्राप्त होती है, इसलिए हम लोग सेलों का संयोजन किया करते हैं। ठीक है। अच्छा, तीन प्रकार का संयोजन होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन, इसे पार्श्व क्रम भी कहते हैं। समांतर क्रम को ध्यान रखिएगा, पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। और तीसरा होता मिश्रित क्रम संयोजन, यानी दोनों मिक्स हो जाएंगे, श्रेणी समांतर दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो हम लोग आज के लेक्चर में केवल दो प्रकार के संयोजन पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है। और साथ में एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, कुछ एक दो चीजें आपको रखनी पड़ेंगी इसमें, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें आएंगी जिसको हमने नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो सिलेबस में था नहीं, इसलिए। ठीक है। तो एक दो चीजें हैं आपको रखनी पड़ेंगी, बाकी सारी चीजें समझी जा सकती है। तो चलिए हेडिंग डालिएगा, सेलों का संयोजन। अच्छा, जैसे मैंने बताया, सेलों का संयोजन यानी एक से ज्यादा सेलों को या तो हम श्रेणी क्रम में रखेंगे या तो समांतर क्रम में रखेंगे। और ऐसा हम क्यों करने वाले हैं? क्योंकि हमें उच्च विभवांतर तथा प्रबल धारा प्राप्त करना होगा, इसलिए हम ऐसा करने वाले हैं। तो पहला हेडिंग डालिएगा श्रेणी क्रम संयोजन। पहला हेडिंग डालिएगा श्रेणी क्रम संयोजन, और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि श्रेणी क्रम हो या समांतर क्रम हो, कौन सी स्थिति हमारे लिए लाभप्रद होगी। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, कई महत्वपूर्ण प्रश्न खाली इन दो टॉपिक से बन जाते हैं, श्रेणी क्रम से और समांतर क्रम संयोजन से, सेलों का संयोजन ही। ठीक है। तो पहला हेडिंग है बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन। तो ये तो नाम से क्लियर है कि हम कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने वाले हैं। और अगर याद हो लेक्चर नंबर 7 का, तो हम जब भी सेल को दर्शाएंगे तो सेल को दो इलेक्ट्रोड और साथ में इसका आंतरिक प्रतिरोध भी हम दिखाते हैं, है ना। सेल के साथ साथ उसका आंतरिक प्रतिरोध भी होगा और सेल का विद्युत भागफल हुआ करेगा। ऐसे इस प्रकार मैं एक सेल को दर्शाऊंगा। तो चलिए श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसमें क्या होता है, ढेर सारे एक से ज्यादा सेल होंगे, साथ में उनका आंतरिक प्रतिरोध भी होगा। तो ये पहला सेल है और इसके साथ श्रेणी क्रम में उसका आंतरिक प्रतिरोध भी होगा। फिर दूसरा सेल है और उसके साथ इसका आंतरिक प्रतिरोध भी होगा। इस प्रकार हम ढेर सारे सेल यानी एन सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। एक से ज्यादा आप कितने भी सेल ले सकते हो, हम सबके लिए यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाले हैं, सबका सूत्र निकालने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक से ज्यादा सेल, ये पहला सेल है, दूसरा सेल, इस प्रकार एन सेल यानी कई सेल, जितना सेल आप लेना चाहें जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से एन सेल के बाद ये आखिरी सेल होगा, इसको मैंने दिखा दिया, और साथ में इसका आंतरिक प्रतिरोध ये मैंने दिखा दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल मैंने कह दिया ही। मान लो हर एक सेल का विद्युत वाहक बल समान है, मान लो हर एक सेल का विद्युत वाहक बल समान है। इस प्रकार से प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी समान होना चाहिए। अगर प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल समान है, तो इस हिसाब से प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी एक समान होना चाहिए। और देखिए, ये है धनात्मक तो ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक। ठीक है। अब अगर आपसे पूछेगा श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, तो आप बता दीजिएगा इसी को,
क्या बताएंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में एक से ज्यादा सेलों को जोड़ा जाता है, जिसमें पहले सेल के ऋणात्मक सिरे को दूसरे सेल के धनात्मक सिरे से, फिर दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे को अगले सेल के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है, और इसी प्रकार अन्य सेलों को जोड़ा जाता है ना भैया। पहले सेल के ऋणात्मक सिरे को दूसरे सेल के धनात्मक सिरे से, इसी प्रकार दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे को अगले सेल के धनात्मक सिरे से जोड़ के इसी प्रकार श्रेणीक्रम संयोजन बनाया जाता है। साथ में पहले सेल का धन सिरा तथा आखिरी सेल का ऋण सिरा के बीच में बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर लगाया जाता है, जिससे इस परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। भैया आप सेलों का संयोजन बना रहे हैं, आप बैटरी बना रहे हैं, बैटरी सेलों का संयोजन बैटरी, तो बैटरी का उपयोग कैसे होगा? जो आप किसी परिपथ में जोड़ेंगे, उससे आप पंखा लाइट वगैरह चालू करेंगे, धारा बनेगी, तभी तो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसलिए बैटरी बना रहे हैं। ठीक, तो जब हम सेलों को जोड़ते हैं और किस परिपथ को पूरा करते हैं, किसी विद्युत उपकरण को जोड़ते हैं, तब जाके इसमें धारा प्रवाहित होती है। उस विद्युत उपकरण को बाहरी प्रतिरोध यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ये है श्रेणीक्रम संयोजन। क्या लिखना है? अगर आपसे पूछेंगे कोई बताओ श्रेणीक्रम संयोजन किसे कहते हैं, तो बता दीजिएगा इसमें एक से ज्यादा सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिसमें एक सेल के ऋणात्मक सिरे को दूसरे सेल के धनात्मक सिरे से तथा दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे को अगले सेल के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है, और इसी प्रकार से अन्य सेलों को जोड़ा जाता है। फिर पहले सेल का धनात्मक सिरा तथा आखिरी सेल का ऋणात्मक सिरा के बीच में बाह्य प्रतिरोध लगाया जाता है, जिससे पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। ये ठीक है, इसे ही कहते हैं बच्चों श्रेणीक्रम संयोजन, इसे ही कहते हैं श्रेणीक्रम संयोजन। हमने प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E ले लिया है, और इस हिसाब से प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r होगा, और N सेल है हमारे पास। ठीक, अब चलिए माना लिख देते हैं इसमें, माना 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 श्रेणीक्रम संयोजन में, माना श्रेणीक्रम संयोजन में N सेल है, या आप ऐसे लिख सकते हैं माना N सेलों को जोड़कर श्रेणीक्रम संयोजन बनाया गया है। दोनों सही है। माना श्रेणीक्रम संयोजन में N सेल है, जिसमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं E है। प्रत्येक का विद्युत वाहक E यानी यहाँ पे एप्सिलॉन, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E व आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। ठीक ठीक ठीक, परिपथ में बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R लगाने से धारा कैपिटल I है ना, धारा कैपिटल I प्रवाहित होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। और देख लीजिए सेल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर धारा प्रवाहित होती है। ठीक ठीक ठीक, अब इसका डेरिवेशन करते हैं। अब इसका, और बड़े ध्यान से देखिएगा, हमने शुरुआत में कहा था आपको एक दो चीजें में थोड़ी रखनी पड़ेगी, उससे प्रश्न आते हैं। तो चलिए काम करते हैं, इस श्रेणीक्रम संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल निकालते हैं। इस संयोजन में बैटरी, आप बैटरी कहिए या संयोजन कहिए, अब एक ही बात है। ठीक, इस संयोजन का कुल विद्युत
वाहक बल कितना होगा, सोचिए देखिए। अगर एक सेल, ध्यान सुनिएगा, ये बात केवल श्रेणी क्रम के लिए है। अगर एक सेल है तो विद्युत वाहक बल ई होगा। अगर दो सेल है, श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं केवल, अगर दो सेल है तो विद्युत वाहक बल ई प्लस ई होगा। अगर तीन सेल है तो विद्युत वाहक बल जुड़ जाएगा। और अगर एन सेल है तो ये तीन में एक दो तीन, तीन ई आ गए हैं। और अगर एन सेल है, अगर एन सेल है यानी एन ई हो जाएगा। यानी श्रेणी क्रम संयोजन बच्चों, जितने सेल होते हैं उतने गुना विद्युत वाहक बल होता है, कुल विद्युत वाहक बल उतने गुना होता है। ध्यान रखना, प्रश्न पूछ लेगा कि बताइए दो सेल समान विद्युत वाहक बल के, समान विद्युत वाहक बल के श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो उनका कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, 2E। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में जितने सेल जोड़े जाते हैं उतने गुना विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। कुल विद्युत वाहक बल उतने गुना प्राप्त होता है जितना सेल जोड़े जाते हैं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अगर मैं बात करूं कुल आंतरिक प्रतिरोध की, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध की तो क्या कहेंगे आप, हाँ, आंतरिक प्रतिरोध भी उतने गुना बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, आंतरिक प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम संयोजन में जितने सेल लगाए जाते हैं कुल प्रतिरोध उतने गुना, कुल प्रतिरोध उतने गुना बढ़ जाता है। ठीक है ना, उतने गुना कुल प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब मैं इस पूरे संयोजन में, उस पूरे संयोजन में कुल प्रतिरोध की बात करने वाला हूं। ये अभी तक क्या था, कुल आंतरिक प्रतिरोध था, आंतरिक प्रतिरोध था। अब मैं कुल प्रतिरोध की बात करने वाला हूं। देखिए ध्यान से, पूरे संयोजन में कुल कितना प्रतिरोध है, एक है बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर और टोटल है आंतरिक प्रतिरोध एन आर। सही है, सही है। इस पूरे परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है, इस पूरे संयोजन में कुल प्रतिरोध कितना है, एक है बाह्य प्रतिरोध और बाकी है टोटल आंतरिक प्रतिरोध। इस प्रकार कुल हो गया प्रतिरोध पूरे संयोजन का। ठीक है, और जैसे ही बच्चों अपन प्रतिरोध लगाते हैं, जैसे ही बाह्य प्रतिरोध लगाते हैं तो इस परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो निकाल लीजिए संयोजन में प्रवाहित धारा, संयोजन में प्रवाहित धारा क्या होगा, I बराबर कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। ठीक है, ये होती है संयोजन में प्रवाहित कुल धारा, कुल धारा। तो धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल कितना है, जितने सेल है, एन सेल है, बटे 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 एन सेलों का विद्युत वाहक बल है, कुल विद्युत वाहक बल। और कुल प्रतिरोध कितना है, टोटल प्रतिरोध इस पूरे संयोजन का, एक बाह्य प्रतिरोध है और प्लस टोटल आंतरिक प्रतिरोध। ये होता है बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन में बहने वाली धारा के लिए व्यंजक। यस, पूछ लेता है आपसे कि बताइए सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में बहने वाली धारा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार ज्ञात करते हैं, कैसे, सबसे पहले क्या करना है, ढेर सारे सेलों को, एन सेलों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ लीजिए, उसमें बाह्य प्रतिरोध आर लगा दीजिए, तो ये पूरा परिपथ कहलाएगा, तभी तो धारा बनेगी। अब प्रत्येक सेल के साथ श्रेणी क्रम में आपको उसका आंतरिक प्रतिरोध भी दर्शाना होगा। इस प्रकार ये पूरा एक सेट एक सेल कहलाएगा, ये पूरा एक सेट दूसरा सेल कहलाएगा, ये पूरा एक सेट अगला सेल कहलाएगा। इस प्रकार एन सेल होते हैं, यानी सेल के साथ आपको श्रेणी क्रम में आंतरिक प्रतिरोध को भी दिखाना पड़ेगा। इस तरह मैंने एन सेल लगा दिए हैं श्रेणी क्रम में, एन सेल, एक से ज्यादा सेल। ठीक है, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल ई है और प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने श्रेणी क्रम संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल निकाल लिया है,
क्या होता है? एक सेल का विद्युत वाहक बल और गुणे जितने सेल हैं, गुणे जितने सेल हैं, तो ये होता है कुल विद्युत वाहक बल। एक सेल के विद्युत वाहक बल का n गुना होता है। ध्यान रखना, अगर 3 सेल है और प्रत्येक का विद्युत वाहक बल समान है, श्रेणी क्रम में है, तो कुल विद्युत वाहक बल 3e हो जाएगा। ठीक है, तो जितने सेल जुड़े होते हैं उतने गुना विद्युत वाहक बल बढ़ जाता है। ठीक, अच्छा, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है? इसी प्रकार से जितने सेल उतने गुना आंतरिक प्रतिरोध होता है। जितने सेल उतने गुना आंतरिक प्रतिरोध होता है। कुल आंतरिक प्रतिरोध n गुना होता है। एक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का n गुना होता है, जितने सेल उतने गुना होता है। अब मैंने निकाल लिया संयोजन में कुल प्रतिरोध, ये था आंतरिक प्रतिरोध। अब मैं निकाल रहा हूं कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध कितना है? टोटल आंतरिक प्रतिरोध यानी NR और एक बाह्य प्रतिरोध यानी कैपिटल R। बाह्य प्रतिरोध यानी जो उपकरण आप लगाए हैं, बल्ब है, लाइट, जो भी आप इस बैटरी से चला रहे हैं, वो है बाह्य प्रतिरोध। जो धारा को, ऊर्जा को कंज्यूम कर रहा है, उसे कहते हैं प्रतिरोध। तो टोटल प्रतिरोध हो गया R धन NR। अब जैसे प्रतिरोध लगाते हैं तो पूरे संयोजन यानी परिपथ में धारा बहने लगती है। तो हमने निकाल लिया संयोजन में प्रवाहित धारा कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल कितना है? Ne, और कुल प्रतिरोध है R प्लस NR। इस प्रकार बच्चों इस पूरे परिपथ या संयोजन में बहने वाली धारा के लिए व्यंजक है। ये क्या है? ये क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में बहने वाली धारा के लिए व्यंजक है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा श्रेणी क्रम संयोजन में बहने वाली धारा के व्यंजक याद कीजिए, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। अब इसमें एक एडिशनल प्रश्न आप पूछता है कि किस स्थिति में श्रेणी क्रम संयोजन लाभप्रद है? यस, दो स्थितियां हैं। स्थिति मतलब होता है बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध का कुछ ना कुछ मान भी होगा। तो दो कंडीशन है, या तो मैं आंतरिक प्रतिरोध को नगण्य मान लू बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, या तो मैं बाह्य प्रतिरोध को नगण्य मान लू, कम मान लू आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में। ये दो कंडीशन है, यानी आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर करता है संयोजन में बहने वाली धारा। तो ये प्रश्न आता है कि कौन सी स्थिति लाभप्रद है। तो चलिए स्थिति अगर प्रश्न पूछेगा तभी अब करना है कि कौन सी स्थिति श्रेणी क्रम संयोजन के लिए लाभप्रद है, तो आपको अगला ये चीज करना है। क्या? स्थिति फर्स्ट क्या है? हम बता रहे क्या हम बोलने वाले हैं। मान लीजिए यदि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है, यानी बाह्य प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है, यानी आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य है, यही ना होगा। बाह्य प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा है आंतरिक प्रतिरोध से, यानी आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बाह्य प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, या ये कह दो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, ना के बराबर है, शून्य है। तो उस कंडीशन में यहां पे आइए, तो समीकरण 1 में आइए। अगर आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है बाह्य प्रतिरोध से, तो उस कंडीशन में धारा का मान देखिए क्या आता है। धारा बराबर Ne बटे स्मॉल r का मान शून्य हो गया, तो n इंटू r शून्य हो जाएगा, यानी ये हो गया शून्य। तो बचा आपके पास खाली कैपिटल R। ये हो जाता है बच्चों संयोजन में प्रवाहित धारा। देखिए ध्यान से, ये क्या है, इसका मतलब क्या दिख रहा? नीचे दिखना चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ दिख रहा, ठीक है। अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य है, ये बहुत कम है ना, ये ज्यादा, ये कम है।
बाह्य प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है, यानी नगण्य है किसकी तुलना में, उस केस में आर का मान शून्य, ये पूरे शून्य हो गया, तो बचेगा एन ई बटे कैपिटल आर। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो संयोजन में प्रवाहित धारा है एन बुरे ई बटे आर क्या चीज है, ई बटे आर क्या चीज है, ई बटे आर क्या चीज है, याद करो धारा बराबर होता है बच्चों विभवांतर बटे प्रतिरोध, ओम के नियम से। तो विद्युत वाहक बल विभवांतर ही तो है, अधिकतम विभवांतर, और ये प्रतिरोध आ गया, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ धारा है असल में, देख लो ना, धारा बराबर क्या होता है, विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध। मतलब कि ये एन गुणे ई बटे आर, यानी ई बटे आर यानी क्या हो गया, ई बटे आर यानी क्या हो गया, एक सेल में प्रवाहित धारा, ई बटे आर क्या हो गया, एक सेल में प्रवाहित धारा, है ना, अरे ई बटे आर यानी एक सेल में प्रवाहित धारा, एक सेल में प्रवाहित धारा, ये हो गया यदि आंतरिक प्रतिरोध को मैंने नगण्य मान लिया, आंतरिक प्रतिरोध को मैंने नगण्य मान लिया, उस केस में इस पूरे संयोजन में जो कुल धारा बहती है, जो कुल धारा बहती है वह एक सेल में प्रवाहित धारा की एन गुनी हो जाती है। मतलब जितना सेल लगाओगे धारा उतना ही गुना प्रबल होता जाएगा, यही तो हमें चाहिए, हमें यही ना चाहिए, जितना सेल लगाएं धारा उतने गुना प्रबल होती जाए। मतलब कि बच्चों इस केस में जब आंतरिक प्रतिरोध नगण्य होता है, इस केस में जो मिलने वाली धारा होती है मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है, ध्यान रखिएगा, अधिकतम होती है। तो प्रश्न ये पूछ सकता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में हमें अधिकतम धारा कब प्राप्त होती है, तो बता दीजिएगा कि जब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो, तब श्रेणी क्रम संयोजन में प्राप्त कुल धारा अधिकतम धारा प्राप्त होती है, अधिकतम धारा होती है, ठीक ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं इस प्रकार, इस प्रकार श्रेणी क्रम संयोजन में किसके, सेलों के, सेलों के श्रेणी क्रम, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इस प्रकार सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में, इस प्रकार सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में, इस प्रकार सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इस प्रकार यदि, इस प्रकार यदि ये, इस प्रकार यदि आंतरिक प्रतिरोध, हाँ अब सही आएगा, इस प्रकार यदि आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर, बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध यानी कैपिटल आर की तुलना में, की तुलना में क्या हो, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में क्या हो, नगण्य हो, है ना, नगण्य हो, तो श्रेणी क्रम संयोजन में, तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा एक सेल में बहने वाली धारा का n गुना होता है, सही है ना, यही ना, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रवाहित धारा अधिकतम होती है, कितनी, एक सेल में बहने वाली धारा का n गुना होता है। तो संयोजन में प्रवाहित धारा एक सेल में बहने वाली धारा, धारा
की n गुनी होती है। अर्थात 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 अधिकतम धारा प्राप्त होती है। सही बात, अधिकतम धारा प्राप्त होती है। समझ में आया कि अगर आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो तो पूरे संयोजन में बहने वाली धारा अधिकतम होती है और एक सेल में बहने वाली धारा की n गुनी होती है। यही आपने लिखा है। ये था स्थिति फर्स्ट। अच्छा, स्थिति सेकंड की बात करें तो 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 क्या हो जाएगा? यदि उल्टा कर दो, यदि बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध तुलना में नगण्य हो। इस बार हमने बाह्य प्रतिरोध को नगण्य मान लिया और आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा, यानी बाह्य प्रतिरोध इस बार नगण्य हो आंतरिक प्रतिरोध से। सॉरी, ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर से। बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से बहुत कम हो, नगण्य हो। उस केस में देखो समीकरण एक में, उस केस में आप समीकरण एक से कुछ कहिए, क्या कह सकते हैं? जो परिपथ में धारा प्रवाहित होगी बच्चों, वो NE बटे कैपिटल R का मान 0। तो बचा आपके पास स्मॉल n इंटू आर, n से n मर गया, बचेगा E बटे R। देखिए ध्यान से क्या हो गया यहाँ पे, यानी परिपथ में प्रवाहित धारा E बटे R क्या है? विभवांतर बटे प्रतिरोध, धारा ना है। देख लीजिए, यानी परिपथ में प्रवाहित धारा एक सेल में प्रवाहित धारा के बराबर होता है। ये तो एक सेल हुआ, इंटू एन में तो एन से निकल आएगा ना। यानी अगर बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो, बाह्य प्रतिरोध कम हो, यानी आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो, तो पूरी ऊर्जा तो वही खा लेगा, सेल ही खा लेगा, बाहर की कुछ बचे नहीं। यानी इस केस में संयोजन में प्रवाहित धारा एक सेल में बहने वाली धारा के बराबर होता है। और यह स्थिति हमारे लिए लाभप्रद नहीं है। मैं यार 10 सेल लगा रहा हूं, अब मुझे एक सेल के बराबर धारा मिल रही है, तो मुझे क्या मिला? तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है तब यह स्थिति श्रेणी क्रम संयोजन के लिए लाभप्रद नहीं है। यहां पे क्या हुआ? जो धारा प्रवाहित होगी असल में एक सेल है ना, ई बटे आर में क्या हुआ? ई बटे आर सुमटा देते हैं ना, सुमटा देते हैं, तभी तो समझ में आएगा। यहाँ पे हमने ये लिखा असल में क्या आया है? आई बराबर ई बटे आर, ये आया है ना, आई बराबर ई बटे आर, ये आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि परिपथ में प्रवाहित धारा एक सेल में बहने वाली धारा यानी प्रवाहित धारा के बराबर होता है। तो मैं 10 सेल लगा रहा हूं और एक सेल के बराबर धारा मिल रही, तो मुझे क्या ही मिल रहा है? मुझे फिर ये सब थोड़ी मिल रहा है जिसके लिए मैंने ये सब किया है ना। तो ये स्थिति मेरे लिए, हम सब के लिए लाभप्रद नहीं होगा। अच्छा, इसको अगर इस रूप में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? इस प्रकार यदि 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 इस प्रकार यदि, अच्छा बोलोगे बाह्य प्रतिरोध, सॉरी ये है ये कंडीशन, इस बार आप बोलेंगे इसकी बात, इस बार ये केस है क्या? इस प्रकार यदि बाह्य प्रतिरोध यानी कैपिटल आर आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर की तुलना में नगण्य हो, तो है ना, अगर बाह्य प्रतिरोध
नगण्य हो, किससे? आंतरिक प्रतिरोध से ही ना है, बाह्य प्रतिरोध नगण्य हो आंतरिक प्रतिरोध से। तो संयोजन में प्रवाहित धारा, संयोजन में प्रवाहित कुल धारा हम कह सकते हैं, कुल धारा, सही है, कुल धारा एक सेल में प्रवाहित धारा के बराबर होती है। एक सेल में प्रवाहित धारा के बराबर होती है। अतः मैं कह सकता हूं, अतः 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 न्यूनतम धारा प्राप्त होगी, न्यूनतम धारा प्राप्त होती है। अगर श्रेणी क्रम संयोजन में बाह्य प्रतिरोध नगण्य है तो हमें न्यूनतम धारा प्राप्त होगी। फिर हमने क्या ही इससे फायदा उठाया? कुछ नहीं उठा पाया, है ना। अब बताइए इस दोनों का निष्कर्ष, इन दोनों का निष्कर्ष, तो मुझे कौन सी स्थिति लाभप्रद होगी? श्रेणी क्रम संयोजन के लिए कौन सी स्थिति लाभप्रद होगी? जब मुझे अधिकतम धारा प्राप्त होगा। अधिकतम धारा कब प्राप्त होगा? जब आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो बाह्य प्रतिरोध से, है ना। इस प्रकार अब निचोड़ आ गया है। इस प्रकार सेलों को श्रेणी क्रम में, इस प्रकार सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना तब लाभप्रद होगा, तब लाभप्रद होगा जबकि, बताइए कब? जबकि आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो, सही है, में नगण्य हो। यही ना भैया, जब आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो किससे? बाह्य प्रतिरोध से, यह स्थिति मुझे ज्यादा लाभप्रद होगी, क्योंकि इस स्थिति में पूरे संयोजन में बहने वाली धारा मैक्सिमम मिलेगा। कितना मिलेगा? जितना सेल उतने गुना धारा बढ़ जाएगी, जितना सेल उतना गुना धारा बढ़ जाएगी। तो कभी कभार प्रश्न ये पूछता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में किस स्थिति में लाभप्रद होगा? तो बता देना, जब आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो, बाह्य प्रतिरोध ज्यादा हो, उस केस में श्रेणी क्रम संयोजन लाभप्रद होगा। इस केस में बहने वाली धारा मैक्सिमम होगी। कितनी होगी? जितने सेल उतने गुना धारा बढ़ जाएगा। यही श्रेणी क्रम संयोजन। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला हेडिंग डालिएगा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम। ठीक 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 ठीक। समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। चलिए शुरू करते हैं। सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है? समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन। इसमें हम दो कंडीशन देखेंगे कि कौन सी स्थिति लाभप्रद होगी। यानी श्रेणी क्रम संयोजन हमेशा फायदेमंद नहीं है। श्रेणी क्रम संयोजन में सेलों को जोड़ना हमेशा फायदेमंद नहीं है। फायदेमंद कब होगा? कि श्रेणी क्रम में हम जोड़ें लेकिन आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, तब हमारे लिए फायदेमंद होगा। इस प्रकार समांतर क्रम का भी कहानी शायद हो। चलिए, तो यहां भी हमको समांतर क्रम में ढेर सारे सेल जोड़ना है। समांतर क्रम यानी एक सेल उसका आंतरिक प्रतिरोध, फिर दूसरा सेल उसका आंतरिक प्रतिरोध,
फिर मैंने ढेर सारे सेल लगा दिए, ढेर सारे सेल लगा दिए, ढेर सारे सेल यानी एन सेल मैंने लगा दिया, एन सेल, जितने सेल आप चाहे लगा लीजिए। और ये हो गया भैया, कुछ ना कुछ आखिरी सेल भी तो होगा भाई, 100वां होगा, 1000वां होगा, लाखवां होगा, कुछ ना कुछ तो होगा आखिरी सेल, ठीक। और ये हो गए सभी के धनात्मक इलेक्ट्रोड यानी धनात्मक सिरा, ये हो गया ऋणात्मक सिरा। हमने मान लिया प्रत्येक का विद्युत वाहक बल एक समान है, हमने मान लिया प्रत्येक का विद्युत वाहक बल एक समान है। इस हिसाब से प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी सेम होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, ठीक। अगर आपसे पूछेगा समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, सेलों का समांतर क्रम संयोजन, ये पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं, बता दीजिएगा। इसमें एक से अधिक सेलों को समांतर क्रम में लगाया जाता है, जिसमें प्रत्येक सेल के धन सिरे को, प्रत्येक सेल के धन सिरे को एक बिंदु ए से जोड़ देते हैं तथा प्रत्येक सेल के ऋण सिरे को, प्रत्येक सेल के ऋण सिरे को दूसरे बिंदु बी से जोड़ देते हैं। इस प्रकार बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच में एक बार प्रतिरोध लगाते हैं, जिससे पूरे परिपथ में आई धारा प्रवाहित होने लगती है। बार प्रतिरोध यानी क्या, अरे वो उपकरण, वो इंस्ट्रूमेंट, लाइट, पंखा जिसका आप उपयोग कर रहे हैं, जिसको आप चला रहे हैं। भाई बैटरी आप क्यों लाए हो, अपने घर की बिजली यानी पंखा लाइट चलाने के लिए, तो इसे कहते हैं बाह्य प्रतिरोध। और आंतरिक प्रतिरोध उस सेल के अंदर का है, ठीक ठीक। ये है बच्चों समांतर क्रम संयोजन, ये है समांतर क्रम संयोजन। माना गाना लिख दो, माना गाना कर दो। माना एन सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिसमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, ठीक। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल ई ये तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। परिपथ में बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर लगाने से धारा आई प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, माना एन सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिसमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल ई व आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। परिपथ में बाह्य प्रतिरोध आर लगाने से परिपथ में धारा आई प्रवाहित होने लगता है, ये माना। चलिए शुरू करते हैं इसका प्यारा सा खूबसूरत डेरिवेशन। क्या निकालेंगे हम लोग, समांतर क्रम संयोजन में या समांतर क्रम संयोजन के कारण परिपथ में प्रवाहित कुल धारा के लिए व्यंजक ज्ञात करने वाले हैं, ठीक है ठीक है। तो वही कहानी भैया, कुल विद्युत वाहक बल निकाल लो, कुल आंतरिक प्रतिरोध निकाल लो, कुल प्रतिरोध निकाल लो, फिर धारा निकल जाएगा। क्या 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 कह दिया चाची, क्या कह दिया आपने, क्या कह दिया है संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल, अब ध्यान सुनिएगा। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक समान था, इसमें पूर्व समान है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल समान है। श्रेणी क्रम संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल
n गुना होता था। याद है, एक सेल के विद्युत वाहक बल का n गुना होता था। क्या था? श्रेणी क्रम में एक सेल के विद्युत वाहक बल का n गुना, यानी जितने सेल उतने गुना विद्युत वाहक बल होता था। लेकिन ध्यान रखना, समांतर क्रम, ध्यान से समांतर क्रम में 100 सेल हो, 1000 सेल हो, लाख सेल हो, यदि प्रत्येक का विद्युत वाहक बल समान है समांतर क्रम में, तो बच्चों कुल विद्युत वाहक बल एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर ही आता है। यस, ये आपको याद करना, हमने कहा शुरू में एक दो चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। हम बता सकते कैसे आएगा, लेकिन टाइम पास करने में टाइम नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा डेरिवेशन करना पड़ेगा। एक दूसरा तरीका भी है करने का, नहीं करेंगे, ये ठीक है, इससे काम बन जाएगा। जितना काम बन जाए और अच्छे से अपन सीख ले, जान ले, उतना काफी है। हमने कहा ध्यान से, समांतर क्रम संयोजन में आप जितने सेल लगा सकते लगा लीजिए, कुल विद्युत वाहक बल एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर ही आएगा। समांतर क्रम संयोजन में एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर ही पूरे संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल आएगा। श्रेणी क्रम में n गुना बढ़ जाता था, जितने सेल उतने गुना विद्युत वाहक बल बढ़ जाता था। समांतर क्रम में तुम 100 लगा लो, टोटल विद्युत वाहक बल एक विद्युत वाहक बल के बराबर ही आएगा। नेक्स्ट चीज ध्यान से। अब कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, स्मॉल r बटे n। हाँ, यानी एक सेल के आंतरिक प्रतिरोध से n गुना कम हो जाएगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। समांतर क्रम संयोजन में कुल आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? जितना सेल लगाए हो उतने गुना आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। श्रेणी क्रम में आंतरिक प्रतिरोध n गुना बढ़ जाता था, समांतर क्रम में n गुना कम हो जाएगा, है ना? जितने सेल उतने गुना कम हो जाएगा, भाग हो जाएगा ना उतने सेल का। ठीक है, तो समांतर क्रम में कुल विद्युत वाहक बल एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। आप 10 लगा लीजिए, सेल का कुल विद्युत वाहक बल, संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर ही आएगा। जबकि आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। कितना कम होगा? जितने सेल उतने गुना आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। अब इस पूरे संयोजन का कुल प्रतिरोध बताओ। इस पूरे संयोजन का कुल प्रतिरोध आप बताइए क्या हो जाएगा भैया? क्या हो जाएगा? कैपिटल R प्लस R बटे N, है ना? बाह्य प्रतिरोध प्लस पूरे समांतर क्रम वाले सेलों का आंतरिक प्रतिरोध का योगफल, ये हो गया टोटल प्रतिरोध किसका? पूरे संयोजन का। निकाल लीजिए बस संयोजन में बहने वाली कुल धारा। इस प्रकार बाह्य प्रतिरोध जैसे ही आप लगाएंगे तो संयोजन में धारा बहने लगेगी। तो संयोजन में प्रवाहित कुल धारा कितनी होगी भैया? धारा टोटल कितनी होती है हमें पता है, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। ठीक है। हाँ, तो धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर, और कुल प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध से n गुना कम प्रतिरोध। ठीक, इसको अगर आप सॉल्व कर दे, सॉल्व करते बन जाएगा ये चीज देखिए ध्यान से, क्या है किनारे कर दे रहे हैं, r प्लस r बटे n का अगर मैं एलसीएम ले लूं तो नीचे n आएगा एलसीएम, और ऊपर पहुंच जाएगा n r प्लस r। सही है, तो इसकी जगह में ये आ गया, और बटे कौन बैठा? ई। तो अगर मैं नीचे वाले को ऊपर ले जाऊं तो एलसीएम से बनता है ना? अरे बनता, सब बनता आपसे। आई बराबर n ऊपर पहुंच गया, n ई बटे n r प्लस स्मॉल r। ये होता है बच्चों समांतर क्रम संयोजन में, सेलों के समांतर क्रम संयोजन में
बहने वाली कुल धारा के लिए व्यंजक। यह सिलों के समांतर क्रम संयोजन में बहने वाली धारा, बहने वाली कुल धारा ना, बहने वाली कुल धारा के लिए व्यंजक है। अगर समानता क्रम संयोजन में बहने वाली धारा के व्यंजक पूछेगा तो आपको यहीं तक करना है, केवल यहीं तक करना है। अगर स्थिति पूछेगा कब लाभप्रद है तो फिर आगे स्थिति आपको बतानी पड़ेगी, या अधिकतम धारा कब प्राप्त होगी, न्यूनतम धारा कब प्राप्त होगी, तो फिर आपको आगे स्थिति बतानी है। बाकी यहीं तक है। अगर केवल धारा का मान पूछे, केवल धारा, तो यहां तक है। स्थितियां पूछ लिया कि अधिकतम धारा प्राप्त कब होगी, या समांतर क्रम संयोजन हमें किस स्थिति में लाभप्रद है, तो फिर आपको स्थिति बतानी है। इतनी धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, ठीक है। चलिए स्थितियां देखते हैं कि कौन सी स्थिति समांतर क्रम में हमारे लिए लाभप्रद है। तो फर्स्ट वही केस है, वही केस है। यदि आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है बाह्य प्रतिरोध से, वही स्थिति है, पहली स्थिति है ना। अगर 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 बाह्य प्रतिरोध की तुलना में आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है बाह्य प्रतिरोध से, तो बताइए धारा कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम पता नहीं। ऊपर है Ni, R का मान 0, तो बचेगा नीचे स्मॉल n कैपिटल R। तो n से मर गया, क्या है बच्चों? क्या है? I बराबर E बटे R। अरे 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 अरे, E बटे R तो केवल एक सेल में बहने वाली धारा है, एक सेल में प्रवाहित धारा है। मतलब इसमें उल्टा हो गया श्रेणी क्रम का। श्रेणी क्रम में जब आंतरिक प्रतिरोध नगण्य था तो हमें मैक्सिमम धारा मिल रही थी, समांतर क्रम में जब आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है तो हमें मिनिमम धारा मिल रही है। कितनी? एक सेल बराबर धारा मिल रही है। तो मुझे 100 सेल लगाने से क्या फायदा, समझे? यानी अगर समांतर क्रम संयोजन में सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से नगण्य है, कम है, तो उस पूरे संयोजन में बहने वाली धारा न्यूनतम होगी। कितनी? एक सेल में प्रवाहित धारा के बराबर। लिख सकते हैं इसको हिंदी में? लिख दीजिए चार जी, लिख दीजिए प्लीज जाइए प्लीज। अर्थात 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 यदि आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो ना, यदि आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r, बाह्य प्रतिरोध यानी कैपिटल R की तुलना में, है ना, इसकी तुलना में नगण्य हो। कौन नगण्य है? आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा एक सेल में बहने वाली धारा के बराबर होता है। एक सेल में बहने वाली धारा के बराबर होता है। अतः न्यूनतम धारा प्राप्त होती है। न्यूनतम धारा प्राप्त होती है। इस प्रकार श्रेणी क्रम का उल्टा हो गया ये तो।
समांतर क्रम में हमें न्यूनतम धारा मिलती है जब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम हो, नगण्य हो। आंतरिक प्रतिरोध जब नगण्य हो। दूसरी स्थिति समझ गए होंगे, स्थिति सेकंड आप समझ गए होंगे। अब स्थिति सेकंड ही हमारे काम का है, हमारे लिए लाभप्रद कहलाएगा। क्या है? जब 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 बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से नगण्य हो, जब बाह्य प्रतिरोध नगण्य हो, उस केस में परिपथ में प्रवाहित धारा NE बटे अटे बटे R का मान शून्य, यानी पूरा शून्य हो गया, स्मॉल r बचा। इससे हम क्या समझे? हमें मैक्सिमम धारा मिली। कितनी धारा मिली? N सेल गुणे एक सेल में प्रवाहित धारा, यही ना, N सेल गुणे एक सेल में प्रवाहित धारा। लिख सकते हैं इसको हिंदी में? आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप लोग होशियार हो चुके हैं, क्या आप लिख सकते हैं? फिर भी मुझे पता है आप लोग विश कर रहे हैं कि मैं लिख दूं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हिंदी में कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अरे मिटा देते, मिटानी तो है। क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? अर्थात यदि बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो, अर्थात 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 बाह्य प्रतिरोध यानी कैपिटल R आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r की तुलना में नगण्य हो, की तुलना में नगण्य हो, है ना, बाह्य प्रतिरोध नगण्य हो, तो समांतर क्रम संयोजन में, सही है, पिछले बार नहीं लिख पाए हैं, बस इसी बात तो कर रहे हैं यार, इसी बात तो कर रहे हैं। समांतर क्रम संयोजन में बहने वाली कुल धारा एक सेल में, कुल धारा एक सेल में बहने वाली धारा का n गुना होता है। एक सेल में बहने वाली धारा, एक सेल में बहने वाली धारा का n गुना होता है। अर्थात 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 यानी अतः संयोजन में अधिकतम धारा प्राप्त होती है। अब बताइए आप लोग कि सेलों को, अब दोनों के निष्कर्ष है, अब इन दोनों के निष्कर्ष है। बताइए, सेलों को समांतर क्रम संयोजन में तब जोड़ना लाभप्रद होगा जब, बताइए, समांतर क्रम संयोजन में सेलों को कब जोड़ना लाभप्रद होगा? जब मैक्सिमम धारा मिले, जितना सेल लगाए हैं उतने गुना धारा मिले। अरे कब है? जब बाह्य प्रतिरोध नगण्य हो आंतरिक प्रतिरोध से, जब बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से नगण्य हो, जब 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 बाह्य प्रतिरोध यानी कैपिटल R आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r से नगण्य हो या की तुलना में नगण्य हो, इच्छे नगण्य हो, खत्म। ठीक है। ये बच्चों सेलों का संयोजन एक श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन है, और कौन सी स्थिति फायदेमंद है? ठीक है,
मिश्रित क्रम संयोजन भी है, हम उसको नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस में है बट वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। अगर कभी टाइम मिला हमको और हमें लगा कि आपकी जानकारी के उतान से, तुम बता दें, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो हमने दो चीजें पढ़ी हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में बहने वाली धारा के लिए व्यंजक और कौन सी स्थिति लाभप्रद है। श्रेणी क्रम में जब आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है तब मैक्सिमम धारा मिलती है। समांतर क्रम में जब आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है यानी बाह्य प्रतिरोध नगण्य है तब समांतर क्रम में मैक्सिमम अधिकतम धारा मिलती है और वही स्थिति हमारे लिए लाभप्रद है। जय श्री राम।